अगस्त 2026 मुंबई के बॉम्बे हाउस में एक बोर्ड मीटिंग खत्म होती है। कुछ ही घंटों में खबर बाहर आती है, एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन तीसरा कार्यकाल नहीं लेंगे। 250 अरब डॉलर के इस साम्राज्य में फिर से एक बार सवाल उठता है, अगला मालिक कौन? और इस बार जवाब की तरफ इशारा करती है एक ही उंगली, नोएल टाटा। लेकिन ये कहानी 2026 की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है आज से 150 साल पहले एक 29 साल के पारसी व्यापारी से, जिनकी जेब में सिर्फ 21,000 रुपए थे। नमस्कार, मैं हूं निर्वा मेहता और आज हम बात करेंगे टाटा सक्सेशन बैटल की। 1868 का बॉम्बे। नुसरवांजी टाटा एक पारसी व्यापारी ब्रिटिश साम्राज्य की छाया में व्यापार करते थे, कपास और अफीम। 19वीं सदी में अफीम भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था और चाइना के साथ इन व्यापार पर अंग्रेजों का ही नियंत्रण था। नुसरवांजी ने इसी दौर में अपना पैसा बनाया, कभी अफीम के व्यापार से, कभी ब्रिटिश फौजी अभियानों को सामान पहुंचाने के ठेकों से। उन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को चाइना भेजा अफीम का कारोबार सीखने, लेकिन जमशेद जी ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि असली भविष्य कपड़े में है, कपास में है, उद्योग में है। 1868 में जमशेद जी ने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। 1874 में नागपुर में एक टेक्सटाइल मिल लगाई। बॉम्बे के व्यापारियों ने मजाक उड़ाया, पर मिल चल निकली। और फिर आया एक सपना जो उस दौर में किसी भारतीय व्यापारी ने नहीं देखा था, भारत में स्टील बनाने का सपना, बिना ब्रिटिश तकनीक की भीख मांगे। जमशेद जी ये सपना पूरा होते नहीं देख पाए। 1907 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने बिहार के जंगलों में एक साकची नाम की जगह पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की नींव रखी। वही जगह आज जमशेदपुर कहलाती है। 1938 में जे.आर.डी. टाटा सिर्फ 44 साल की उम्र में समूह के चेयरमैन बने। अगले 53 साल जे.आर.डी. के नेतृत्व में टाटा समूह आजाद भारत में उद्योग की रीढ़ बन गया। स्टील, ट्रक, बिजली, होटल, एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस जो आगे चल के एयर इंडिया बनी। जब बाकी उद्योगपति लाइसेंस राज में उलझे हुए थे, टाटा समूह अनुशासन और भरोसे के नाम पर देश का सबसे सम्मानित इंडस्ट्रियल हाउस बन चुका था। लेकिन ये एक ढीला ढाला साम्राज्य था, हर कंपनी का अपना राजा, अपना दरबार। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने चेयरमैनशिप छोड़ी। उत्तराधिकारी चुना गया, एक शांत इंजीनियर स्वभाव का आदमी जिसे बहुत कम लोग गंभीरता से लेते थे। नाम था रतन टाटा। रतन टाटा को शुरू से हल्के में लिया गया। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, इंडियन होटल्स जैसी कंपनियों के मुखिया दशकों से अपनी रियासतें चला रहे थे और नए चेयरमैन को सिर्फ नाम का बॉस मानते थे। लेकिन रतन टाटा ने धीरे धीरे शतरंज की चाल चली। उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तय की। इस एक नियम ने पुराने दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने सभी कंपनियों को ग्रुप ऑफिस के नीचे लाया, टाटा ब्रांड के नाम पर रॉयल्टी तय की और बिखरे हुए साम्राज्य को एक जंजीर में बांधा। अगले 21 सालों में 1991 से 2012 तक टाटा समूह का राजस्व 40 गुना और मुनाफा 50 गुना बढ़ा। टेटली, कोरस, जैगुआर, लैंड रोवर, रतन टाटा ने भारतीय कंपनी को वैश्विक पहचान दी। 1 लाख रुपए की टाटा नैनो का सपना भी इसी दौर की कहानी है। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ कंपनियों की नहीं है, इसके पीछे एक और ढांचा है जिसे समझे बिना टाटा परिवार की असली सत्ता कभी समझ नहीं आती। टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस नहीं है, टाटा मोटर्स भी नहीं है, ये है टाटा सन्स। ये वो होल्डिंग कंपनी है जिसके नीचे सारा साम्राज्य खड़ा है। और टाटा सन्स की करीबी 66% हिस्सेदारी किसके पास है? किसी टाटा परिवार के सदस्य के पास नहीं, बल्कि टाटा ट्रस्ट के पास। चैरिटेबल ट्रस्टों का एक जाल जो कैंसर हॉस्पिटल से लेकर विज्ञान संस्थानों तक फंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि टाटा परिवार सीधे मालिक नहीं, वो ट्रस्टी है। जो व्यक्ति टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होता है वही टाटा सन्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है, भले ही रोजमर्रा के कामकाज कोई प्रोफेशनल सीईओ या चेयरमैन संभाले। रतन टाटा की ताकत यहीं से आती थी। वे टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट दोनों जगह चेयरमैन थे। मालिकाना और मैनेजमेंट दोनों एक ही हाथ में।
यही ढांचा आगे चलकर एक बड़ी लड़ाई की जड़ बनेगा। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, इनकी कोई संतान भी नहीं है, तो उत्तराधिकारी की उंगली स्वाभाविक रूप से उठती है उनके सौतेले छोटे भाई नोएल टाटा की तरफ। नोएल नवल टाटा और उनकी दूसरी पत्नी सिमोन टाटा के बेटे। दशकों तक उन्होंने टाटा इंटरनेशनल और ट्रेंड, वेस्ट साइड और जूडियो जैसे ब्रांड की मालिकी कंपनी को बड़ी खामोशी से संभाला और बढ़ाया, और यही परिवार की डोरियां और उलझती हैं। नोएल टाटा की पत्नी है आलू मिस्त्री, शाहपुरजी पालनजी समूह के मालिक पालनजी मिस्त्री की बेटी, और आलू के भाई का नाम है साइरस मिस्त्री। यानी टाटा और मिस्त्री दो परिवार एक शादी की डोर से बंधे हुए, और शाहपुरजी पालनजी परिवार पहले से टाटा सन्स के 18% हिस्सेदारी रखता है। ये रिश्ता जितना पारिवारिक था उतना ही कारोबारी भी। नवंबर 2010 भारत में एक तूफान आता है जिसका नाम है राधिया टेप्स। नीरा राधिया एक कॉरपोरेट लॉबिस्ट जिसकी फर्म्स टाटा समूह और दूसरे बड़े घरानों के लिए काम करती थी। आयकर विभाग ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के दौरान उनके फोन टेप किए थे, और अब वे टेप्स लीक हो चुके थे। इन टेप्स में मंत्रिमंडल में किसे कौन सा पद मिले इस पर भी बातचीत होती थी। कुछ बड़े पत्रकारों बरखा दत्त और वीर संघवी, इनकी राधिया के साथ हुई बातचीत भी सामने आई। इन टेप्स ने भारतीय पत्रकारिता की नैतिकता पर भी सवाल खड़े किए। रतन टाटा की निजी बातचीत भी इन टेप्स में थी, बिना किसी अपराध के आरोप के, पर नीचता की हदें पार करती हुई। रतन टाटा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अपने नीचता के अधिकार की मांग करते हुए, और इसी हंगामे के बीच में उन्होंने बरखा दत्त की NDTV पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा कि खुद को निशाना बनाया हुआ महसूस करते हैं, और भारत के संस्थाओं और मीडिया पर सवाल उठाए। ये इंटरव्यू और भी दिलचस्प हो जाता है इसीलिए क्योंकि खुद बरखा दत्त का नाम भी इन्हीं टेप्स में मौजूद था जिन पर वो रतन टाटा से सवाल पूछ रही थी। 2010-11 में रतन टाटा की रिटायरमेंट की उल्टी गिनती शुरू होती है। एक सर्च कमेटी बनती है उत्तराधिकारी चुनने के लिए। नोएल टाटा का नाम स्वाभाविक दावेदार के तौर पे उछाला जाता है, पर कमेटी उन्हें पर्याप्त अनुभवी नहीं मानती। नोएल के करीबियों के मुताबिक वो खुद को इस पूरी प्रक्रिया में मार्जिनलाइज महसूस करते हैं। नाम आगे आता है, फिर पीछे धकेल दिया जाता है, और नवंबर 2011 में एक चौंकाने वाला ऐलान होता है। अगला चेयरमैन नोएल नहीं बल्कि उनके साले साइरस मिस्त्री होंगे। दिसंबर 2012 में साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन बनते हैं। टाटा परिवार के बाहर से आया पहला व्यक्ति इस कुर्सी पर। हालांकि शादी की डोर से वो भी परिवार से जुड़े हुए ही थे। साइरस मिस्त्री का कार्यकाल शुरू से ही टकराव भरा रहा। टाटा स्टील का कोरस एक्विजिशन भारी घाटे में डूब चुका था। NTT डोकोमो के साथ हुए विवाद में टाटा को $1.25 अरब से ज्यादा का हर्जाना भरना पड़ा। मिस्त्री ने कंपनियों के बीच फैसले सेंट्रलाइज करने की कोशिश की। एक ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जिसने पुराने टाटा दिग्गजों को पारंपरिक ढांचे पर हमला माना। 24 अक्टूबर 2016 बिना किसी पूर्व सूचना के टाटा सन्स का बोर्ड मिलता है और मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया जाता है। मिस्त्री को बाद में पता चलता है कि उनका पद जा चुका है। रतन टाटा खुद इंटरिम चेयरमैन बन जाते हैं। मिस्त्री हार नहीं मानते। अदालत में लड़ाई शुरू होती है, NCLT से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। एक बयान में मिस्त्री कहते हैं कि टाटा समूह किसी एक परिवार की निजी जागीर नहीं है, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट टाटा के पक्ष में फैसला सुनाता है, मिस्त्री के डिसमिसल को वैलिड ठहराते हुए। जनवरी 2017 में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के एक नए चेयरमैन बनते हैं। TCS से निकला एक पेशेवर मैनेजर, परिवार से पूरी तरह बाहर का आदमी। उनके दौर में टाटा समूह ने एयर इंडिया को वापस अपने घर लाया, सेमीकंडक्टर उद्योग में कदम रखा और डिजिटल रिटेल विस्तार बढ़ाया। पर इसी बीच 4 दिसंबर 2022 को एक खबर पूरे देश को झकझोर देती है। साइरस मिस्त्री की महाराष्ट्र के पालघर के पास एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। कार तेज रफ्तार में थी। मिस्त्री पिछली सीट पर सीट बेल्ट के बिना बैठे थे। जिस विवाद ने उन्हें अदालतों में महीने तक उलझाए रखा था, वो लड़ाई अचानक से अधूरी रह जाती है।
हमेशा के लिए। टाटा और मिस्त्री दोनों परिवारों के लिए ये सिर्फ एक कारोबारी घटना नहीं थी, बल्कि एक निजी क्षति भी थी। अक्टूबर 2024 रतन टाटा का निधन होता है 86 साल की उम्र में। कुछ ही दिनों बाद टाटा ट्रस्ट के एक नए चेयरपर्सन चुने जाते हैं, नोएल टाटा। वो कुर्सी जो कभी उनसे दूर छटक गई थी, आखिरकार उन तक पहुंचती है, पर सीधा टाटा सन्स की गद्दी के रास्ते नहीं, बल्कि ट्रस्ट के रास्ते। और यही रास्ता आज सबसे ताकतवर साबित हो रहा है। 2026 में टाटा सन्स का बोर्ड चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर फैसला टालता है। नोएल टाटा पूंजी के इस्तेमाल और घाटे में चल रहे कारोबारों जैसे कि एयर इंडिया और सेमीकंडक्टर परियोजना, इन पर सवाल उठाते हैं। चंद्रशेखरन खुद ऐलान करते हैं कि फरवरी 2027 के बाद दोबारा चेयरपर्सन नहीं बनेंगे। नोएल टाटा के तीनों संतानें लिया, माया और नेविल अब टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी की भूमिका में आ रहे हैं और अपनी दादी सिमोन टाटा के विरासत में मिले टाटा सन्स के शेयर्स भी उनके नाम हो चुके हैं। अगली पीढ़ी धीरे धीरे उसी दरवाजे से अंदर आ रही है जिसने कभी उनके पिता को रोका गया था। 1868 से 2026 तक 158 साल की यह सफर सिर्फ स्टील, नमक, कारों या कोड की तरह नहीं है। ये सत्ता की उस लड़ाई की कहानी है जो कभी अफीम के व्यापार से शुरू हुई, ब्रिटिश राज की छांव में बड़ी हुई, आजाद भारत की रीढ़ बनी और आज भी एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। मालिकाना किसके पास है और भरोसा किसे मिलता है। 1991 में रतन टाटा ने पुराने दरबारियों से ये लड़ाई लड़ी थी। 2016 में साइरस मिस्त्री ने अपनी जान लगा दी और हार गए। 2026 में फिर वही सवाल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट या ट्रस्ट के जरिए परिवार का नियंत्रण। टाटा नाम की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।